दोस्तों, क्या आपको पता है कि राम की असली पत्नी सीता नहीं थी, कोई और थी। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जानिए असली सच्चाई। दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमने बचपन से पूजा, समझा और अपनाया है। जहां श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और माता सीता को उनकी अर्धांगिनी, त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना गया। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि सीता राम की असली पत्नी नहीं थी? हाँ, आपने सही सुना। एक स्त्री थी जिसका नाम शायद आप नहीं जानते, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसका अस्तित्व न तो रामायण की मुख्य कथा में है और न ही किसी मंदिर की मूर्ति में, लेकिन वह थी। और राम के जीवन में उसका स्थान किसी रहस्य से कम नहीं। कौन थी वह? क्यों उसका नाम छुपा दिया गया? क्या यह किसी राजनैतिक षड्यंत्र का हिस्सा था या फिर समाज उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था? आज हम उस पर को हटाने जा रहे हैं जिसके नीचे दफन है त्रेता युग का सबसे बड़ा रहस्य, राम की वह पत्नी जिसे इतिहास भूल गया। और इस रहस्य की शुरुआत होती है एक ऐसी स्त्री से जो न सिर्फ राम के हृदय के बेहद करीब थी, बल्कि उनके जीवन की सबसे छुपी हुई सच्चाई भी। यह एक ऐसा गढ़ रहस्य है जो शायद ही आपको पता होगा, लेकिन आज की इस कथा के माध्यम से इस रहस्य को जानेंगे। यह कथा है रामायण काल की, जिसमें इस रहस्य के सारे पन्ने दबे हुए हैं। तो दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं रामायण काल की उस महत्वपूर्ण कथा को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, बीच में छोड़ना सही नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप एक सनातनी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कई हजार साल पहले की बात है, एक सुंदर और पावन नगर था। सूर्यनगर उस समय के सबसे सुंदर नगरों में से उसका नाम लिया जाता था। वहाँ एक धर्म परायण और यशस्वी राजा राज करता था जिसका नाम श्री दामा था। राजा श्री दामा देखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी थे। अभी अभी उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। यह सूर्यनगर राज्य उन्हें उनके नाना परम पुण्यात्मा मानिक चंद जी ने उपहार में दिया था। वास्तव में श्री दामा विजयनगर के राजा श्रीपति जी के पुत्र थे, परंतु बचपन में ही उनके नाना ने उन्हें स्नेह पूर्वक गोद ले लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब राजा मानिक चंद जी ने शरीर त्याग दिया तो उनके पीछे श्री दामा ने राज्य की बागडोर संभाली। राजा श्री दामा ने अपने नाना से राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। कैसे प्रजा की सेवा करनी है, न्याय से राज्य कैसे चलाना है, यह सब उन्होंने सच्चे मन से सीख लिया था। अब उनमें कोई बालपन नहीं बचा था। जैसे ही उन्होंने गद्दी संभाली, वैसे ही अनेक कल्याणकारी कार्य प्रजा के लिए करने लगे। प्रजा भी अपने इस धर्मनिष्ठ राजा से अत्यंत प्रसन्न थी और उन्हें प्रजा पालक मानने लगी थी। राजा श्री दामा केवल प्रजा के ही नहीं बल्कि नगर के व्यापारियों के भी बहुत शुभचिंतक थे। उन्हें भली भांति याद था कि एक समृद्ध राज्य में व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ धनी व्यापारी होते हैं, वह राज्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है। यदि नगर में व्यापारी न हो तो वहाँ का राजा भी निर्धन ही माना जाता है। राजा को व्यापारियों से बहुत लगाव था। नगर का एक प्रमुख युवा व्यापारी था, सेठ चक्रधर। वह राजा का परम मित्र था।
सेठ चक्रधर का व्यापार 4-5 नगरों में फैला हुआ था। वही राज दरबार के लिए अन्य वस्त्र आभूषण और अस्त्र शस्त्र की सामग्री उपलब्ध कराता था। राजा के लिए चक्रधर बहुत महत्वपूर्ण था। सेठ चक्रधर का विवाह सोनपुरी राज्य में हुआ था, जबकि राजा श्री दामा अब तक अविवाहित थे। राजा के विवाह के लिए कई राजाओं की ओर से प्रस्ताव आ रहे थे, पर श्री दामा हर बार किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देते थे। उनका विचार था कि उनके माता पिता अभी जीवित है और विजयनगर में रहते हैं, इसीलिए विवाह का निर्णय वही करे। परंतु राजा श्रीपति अब अपने अन्य पुत्रों में व्यस्त थे। उन्हें श्री दामा की चिंता नहीं थी, क्योंकि श्री दामा तो अब स्वयं एक राजा बन चुके थे। फिर भी श्री दामा अपने पिता पर विश्वास किए बैठे थे। इस प्रकार विवाह टालते 3 वर्ष बीत गए। एक दिन सेठ चक्रधर ने राजा से भक्ति भाव से कहा, मित्र, अब आपको भी विवाह कर लेना चाहिए। राजमहल में रानी का वास होना चाहिए। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आप इतने वर्षों से पत्नी के बिना कैसे रह लेते हो। मुझे तो अपनी पत्नी से एक दिन भी दूर रहना अच्छा नहीं लगता। अब तो मेरी पत्नी माँ भी बनने वाली है। मेरे घर में जल्दी ही कोई नया अतिथि आने वाला है। मेरे घर में मेरी पत्नी के लिए एक सेविका रहती है, लेकिन अब वह जिद कर रही है कि उसकी देखभाल के लिए उनकी छोटी बहन को बुला लिया जाए। उसे किसी और पर विश्वास नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ससुर जी को एक संदेश भेज दूं, जिससे वे अपनी छोटी पुत्री को मेरे साले के साथ भेज दे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, यही उत्तम रहेगा। तुम स्वयं गए तो व्यापार की देखभाल कौन करेगा? और मुझे देखो, मैं दिन भर राजधर्म में बंधा रहता हूँ। दिन के 4 घंटे तो प्रजा की फरियाद सुनने में निकल जाते हैं। समय मिले तो नगर और गांव का भ्रमण करता हूँ, असहायों की सेवा करता हूँ। संध्या को 1-8 घंटा ही समय मिलता है, तब तुम जैसे परम मित्रों के साथ बैठता हूँ। सेठ चक्रधर अब राजा श्री दामा के दरबार से विदा हो गया। उसका आना जाना राजमहल में लगा ही रहता था। वह जिस दिन किसी कारणवश राजमहल न आ पाता, उस दिन राजा स्वयं उसके घर चल पड़ते थे। राजा के महल में ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कर सके, कोई जिससे वे खुले दिल से बात कर ले। राजा जानते थे कि यदि वे अपने नौकरों, सेवकों या दासों से मित्रता करने लगेंगे तो राज्य पद की मर्यादा पर आंच आ सकती है। कल को वही दास अगर आदेश मानने से इनकार कर दे तो राज्य का धर्म कैसे चले? इसी कारण राजमहल में रहते हुए भी राजा को एकांकी जीवन बिताना पड़ता था, क्योंकि वहां कोई रानी भी नहीं थी जिससे हृदय की बातें कह सके, जिससे वे जीवन का सुखद संवाद बांट सके। अब तो राजा को भी यह बात भीतर से सताने लगी थी। अब तो मुझे विवाह कर ही लेना चाहिए। मेरे पिता को क्या प्रयोजन है जो मेरे विवाह का चिंता करे? उन्हें क्या लाभ है मेरे विवाह से? मैं तो अब एक स्वतंत्र राज्य का राजा हूँ। राजा ने मन में विचार किया कि किससे कहूँ मैं अपने विवाह की बातें। क्यों न अपने मित्र चक्रधर से ही कह दूं कि वह मेरे विवाह के विषय में कुछ उपाय करे। उसका आना जाना तो कई राज दरबारों में होता रहता है। वही किसी योग्य राजकुमारी से मेरे विवाह की बात चला देगा। इस तरह विचार करते हुए एक पखवाड़ा बीत गया। चक्रधर उस दौरान एक बार भी महल में नहीं आया। राजा को चिंता होने लगी। जो मित्र प्रतिदिन किसी न किसी बहाने मुझे मिलने आ जाता था, वह अब क्या कारण है कि दिखाई नहीं देता? क्या कोई संकट आ गया है उस पर? राजा को याद आया, उसकी पत्नी को तो संतान होने वाली थी। क्या पता उसके घर पुत्र रत्न का आगमन हो गया हो। उसी आनंद में मुझे भूल गया हो।
या फिर कहीं कोई कठिनाई में तो नहीं। राजा ने निर्णय लिया कि स्वयं ही जाकर देख ले। संध्या का समय था। राजा सेठ चक्रधर के घर पहुंच गए। बाहर राज दरबार से कोई पधारे हैं, क्या कहूँ उनसे। सेठानी ने जब यह सुना कि कोई राज दरबार से आया है तो वह थोड़ी चौंकी और बोली, राज दरबार से तो कोई आता नहीं, स्वयं राजा ही आते हैं। कहीं स्वयं राजा ही तो नहीं आए हैं। पर अभी तो सेठ जी दरबार में ही है, वे तो राजा से मिलने गए हैं, तो फिर राजा अकेले कैसे आ सकते हैं। सेठानी ने अपनी छोटी बहन मनिका से कहा, बेटी तुम बाहर जाओ और उस अतिथि से कह दो कि थोड़ा प्रतीक्षा करे। सेठ जी अभी राज दरबार में है, थोड़ी ही देर में लौट आएंगे। मनिका बाहर आई और बड़े ही संकोच से बोली, आप थोड़ा रुकिए, सेठ जी नगर के राजा से मिलने राज दरबार गए हैं, अभी लौट आएंगे। वैसे आप कौन हैं? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं सेठ जी का एक मित्र हूँ, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊँगा। मनिका ने सरलता से कहा, जी हाँ, आज आपका जाना ही ठीक रहेगा। आप फिर कभी आकर सेठ जी से मिल लीजिए। हो सकता है सेठ जी को आने में समय लगे और आ भी गए तो शायद आपको समय न दे पाए, क्योंकि उनका राजा के साथ विशेष कार्यक्रम है। राजा मन में मुस्कुराए, परंतु वहाँ बैठक में सेठ नहीं मिले। वहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या उन्हें दिखी, जैसी कोई परी हो। वह जैसे ही राजा को देखती है तुरंत घर के भीतर चली जाती है। राजा ने मन में सोचा, मैंने पहले इस कन्या को कभी नहीं देखा, ना ही मैंने कभी अपने मित्र की पत्नी को देखा है। मुझे स्त्रियों से कोई विशेष कार्य न था, इसीलिए मैंने कभी इन विषयों में चर्चा भी नहीं की। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी सुंदर कन्या, ऐसी सुंदरता तो राजकुमारियों में भी दुर्लभ होती है। कौन हो सकती है? यह शायद मित्र की साली हो जिसे बुलाने की बात कर रहा था, या फिर उसकी बहन हो। राजा सोच में पड़ गए। मुझे तो मित्र के परिवार के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। परंतु वे बोले नहीं। वे सोच रहे थे कि अब इस कन्या के सामने अपने आप को राजा कैसे बताए, और उधर सेवक भी चुप था। वह भी लड़की से नहीं कह पा रहा था कि यही हमारे राज्य के महाराज है। फिर राजा ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, पर एक बात मन में आ रही है, यदि आप बुरा न माने तो पूछ लूँ। मनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? राजा ने धीरे से पूछा, मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा, आप कौन है, कहाँ से आई है? मनिका बोली, मैं एक साधारण कन्या हूँ, सोनपुरी से आई हूँ और सेठानी जी की छोटी बहन हूँ। राजा बोले, अच्छा, आप सेठानी जी की बहन हैं, तो अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं राज दरबार से ही आया हूँ और स्वयं महाराज ने ही मुझे आपको सुरक्षा में भेजा है। मनिका थोड़ी नाराज हो गई और बोली, आप तो मजाक करने लगे, मैं तो आपसे सच बोल रही हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। तभी सेठ चक्रधर वहाँ आ गया और बोला, मनिका, यह कोई राजा का आदमी नहीं, यही स्वयं राजा श्री धामा है। मनिका थोड़ी सकपकाई, फिर बोली, मुझे लगा था कि राजा साहब तो बूढ़े होंगे, यह तो जैसे कोई राजकुमार है। और यह कहकर वह झेप कर जल्दी से अंदर चली गई। सेठ चक्रधर ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, मित्र, मैं आपसे एक पखवादे से नहीं मिल पाया, मुझे अपनी साली को बुलाना पड़ा था। इधर हमारे घर एक पुत्र भी आ गया और वह भी अब लगभग पखवाड़ा भर का हो गया है। मैं यह शुभ समाचार भी आपको नहीं दे पाया। सेठानी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उन्हीं सब बातों में उलझा रहा। अब जाकर सब कुछ शांत हुआ तो सीधा आपके पास दौड़ा आया। आज तो आप मेरे घर ही भोजन करेंगे। दोपहर से आपकी खातिर मनिका खाना बना रही है। अब जाकर भोजन तैयार हुआ है तो आपको लेने आया हूँ।
राजा ने स्नेह से कहा, जब तुम संकट में थे तो मुझे खबर देनी चाहिए थी, मैं राजवैद्य को भेज देता। सेठ बोला, मित्र, यहाँ वैद्य की नहीं, एक अनुभवी दाई की जरूरत थी जो नगर में प्रसिद्ध है। मैंने उसी को बुला लिया था। वहाँ न मेरा कोई काम था न ही आपका। अब मैं कब से कह रहा हूँ कि आप विवाह कर ले, सब बातें खुद समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको तो कोई रानी बनानी ही नहीं है। राजा मुस्कुराए और बोले, अब मैं यह कार्य तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम मेरे लिए योग्य रानी की खोज कर दो। सेठ प्रसन्न होकर बोला, तो अब समझिए कि जल्दी ही आपकी बारात निकलने वाली है। फिर सेठ ने प्रेम से राजा को भोजन परोसा। राजा का भोजन से स्वागत मनिका ही कर रही थी। वह स्नेह और श्रद्धा से खाना परोस रही थी। राजा ने भोजन करते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, मेरे लिए वैसी ही रानी ढूंढना जो ऐसी ही स्नेह से मुझे खाना खिला सके, अपने हाथ से भोजन बना सके और मेरा ध्यान रख सके। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, अब मनिका जैसी रानी कहाँ से लाऊं? राजकुमारी तो रसोई में जाना भी नहीं जानती। वे आपको अपने हाथ से भोजन कैसे बनाकर खिला सकती है? वे आपकी सेवा करना तो दूर, अपने वस्त्र भी स्वयं न पहनती। चिराग लेकर ढूंढा जाए तो भी ऐसी रानी नहीं मिलेगी। और फिर राजमहल में तो इतने सेवक सेविकाएं हैं कि रानी को भोजन बनाने की जरूरत ही क्या है। राजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं मित्र, मुझे मनिका जैसी ही रानी चाहिए जो मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बनाए, सेवा करे, स्नेह दे। चक्रधर ने हंसते हुए कहा, मित्र, बात को क्यों घुमा रहे हो? साफ साफ कहो ना कि मनिका जैसी ही नहीं, मनिका ही तुम्हें पसंद है। अगर ऐसा है तो फिर मैं मनिका से ही तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। यह तो अपने मन की बात है और मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। यह सुनते ही मनिका लजा और वहाँ से भाग गई। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आगे का स्टोरी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।